आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। ये डालमिया नगर एरिया है। इंडस्ट्री को छोड़ के सब जिंदा है, तो जिंदा है मगर मृत प्राण है। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सीमेंट कारखाने का उद्घाटन किया। 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कागज कारखाने का उद्घाटन किया। पेपर प्लांट की मशीनें आई थी, डेनमार्क से आई थी। सीमेंट प्लांट की मशीनें आई थी, जापान से आई थी। 20,000 के आसपास तो यहाँ पे एम्प्लॉय थे। किसी इंडस्ट्री को खोलने के लिए क्या चाहिए? आपको लैंड चाहिए जो ऑलरेडी है, रेल और रोड कनेक्टिविटी चाहिए वो आपको यहाँ मिला हुआ है, आपको वाटर सप्लाई चाहिए, बगल में सोन रिवर है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो भी है। 2009 के चुनाव के पूर्व लालू जी ने इसी मैदान में घोषणा की कि ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगने जा रहा है। उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। 15-16 में टारगेट दिया गया कि 2022 में रेलवे कारखाना को चालू करा देना है। दुख तो होता है जब आप किसी एक इंडस्ट्रियल टाउन को इस तरह ठप देखते हैं, खास करके तब जब उस राज्य में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग कहते हैं पलायन के लिए मजबूर हैं लोग। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी हम जहाँ खड़े हैं ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। मतलब एक एरिया में इतने इंडस्ट्रीज, मल्टीपल किस्म के, सीमेंट की इंडस्ट्री थी, सीमेंट की फैक्ट्री हुआ करती थी, साबुन की फैक्ट्री हुआ करती थी, मेरे पीठ पर चीनी मिल है, उस तरफ कागज़ का मिल, पेपर मिल है। और ये तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आप हर कोई पूछता है ना बिहार में पलायन क्यों है, बिहार इतना बदहाल क्यों है। ये तस्वीरें उसकी सच्चाई है और ये तस्वीरें बताती हैं कि ये बदहाल क्यों है, क्योंकि सब कुछ ठप पड़ गया यहाँ से। और ये इसके ठप होने की कहानी आज की नहीं है, ये 5 साल या 10 साल, 1984 की कहानी, 1984 जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय ही ये ठप पड़ गया और कभी इसे ज़िंदा करने की कोशिश ही नहीं हुई। कोशिश हुई तो कागज़ों पे हुई, भारत सरकार के पास गया। यहाँ की पूरी कहानी क्या है ये जानने के लिए हमने यहाँ के कुछ पत्रकार मित्रों से बात की। सर, आप हैं उपेंद्र मिश्रा जी, आप पेशे से पत्रकार हैं और इससे पहले आप नौकरी पेशा भी थे। हम जहाँ खड़े हैं, आप इस एरिया को हम कैसे समझाएंगे आप? ये डालमिया नगर एरिया है। स्वतंत्रता सेनानियों का कभी गढ़ हुआ करता था और स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीतियां तय की जाती थी। रामकृष्ण डालमिया ने 1933 में शुगर कारखाने की स्थापना किया था, यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सीमेंट कारखाने का उद्घाटन किया। 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कागज कारखाने का उद्घाटन किया। अब इससे बड़ा राष्ट्रवाद की केंद्र बिंदु आपको समझाने की जरूरत नहीं। रही बात 9 जुलाई 1984 को यह उद्योग बंद हुआ, दिवालिया हो गई, घोषित हो गई इंडस्ट्रीज। दिवालिया क्यों हो गया जब इंडस्ट्री इतना मजबूत था? मैनेजमेंट का कुछ कमी बेसी जो भी हो, लग रहा था कि जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा था उस समय इंडस्ट्रीज का, उसमें मैनेजमेंट सक नहीं रहा था। और इनको मैनेजमेंट को जहाँ तक मुझे जानकारी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, जिस कारण उन लोगों ने फिर इसको बंद करके 9 जुलाई 84 को लॉकडाउन कर दिया और चले गए। और आज तक बंद है। आज तक बंद है। प्रयास हुआ, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी कि इस उद्योग को चालू करके बड़े उद्योगपति को बेच दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वह भी पहल किया और दोबारा जो है कुछ उद्योग 2 वर्षों तक लगभग चले, जैसे सीमेंट, एस्बेस्टस, वनस्पति, लेकिन कोई बड़ा उद्योगपति यहाँ लॉन्च नहीं किया लेने के लिए, जिस कारण बाद के दिनों में इंडस्ट्री जो है बंद हो गया। बंद होने के बाद अंडर लिक्विडेशन गया और अंडर लिक्विडेशन के बाद यह इसको रेलवे ने 2007 में परचेज किया। 2008 में इसका कबाड़े का वैल्यूएशन लगा था। आप कह रहे हैं कि अब ये जहां हम खड़े हैं
उसका कौन सा इलाका, हमारे पीठ वाला इलाका ये रेलवे का है, भारतीय रेलवे का है? अभी भारतीय रेलवे का यह नहीं है, इसमें डिस्प्यूट चल रहा है। चाहे जो भी रीजन हो, पूरा पहला इनका शुरुआत यहीं से 1932 में इस शुगर शुरुआत यहाँ से हुई, पर ये अभी भारतीय रेलवे के पास नहीं है। सामने का जो इलाका है ये आपका कागज उद्योग था, यहाँ पे यहाँ पावर हाउस था उनका। नहीं। ये इलाका जो है ये अंडर लिक्विडेशन है, और इसके पीछे का पार्ट जो है वनस्पति उद्योग का, वह भी रेलवे की है। रेलवे की है। आप इस एरिया को, आप सर आपका नाम क्या हुआ? संजय सिंह उर्फ बालाजी। बालाजी सर, आप इस एरिया का कितने एरिया में बसा हुआ इंडस्ट्रियल सेटअप था ये सिर्फ फैक्ट्री का यही जो कैंपस, मेन कैंपस जो आज के तारीख में रेलवे के पास चला गया है, इस कैंपस को छोड़ के वो 210 एकड़ के आसपास है, जो कि रेलवे ने परचेज कर रखा है। 210 एकड़? हाँ, वो रेलवे ने परचेज कर लिया है। ये जो इंडस्ट्री जो सर्वप्रथम यहाँ पे जो लगी थी वो शुगर इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अलग वो जमीन है जिसको लेकर के अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है कि रेलवे कहती है कि हमने इसे भी परचेज किया है, और रोहतास इंडस्ट्री लिक्विडेशन में जो है उनका कहना है कि नहीं, ये पोर्शन हमने सेल आउट नहीं किया था। इंडस्ट्री बंद होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा उस जमाने में, जिसमें 1984 में जो इंडस्ट्री जब बंद हुई, एक्चुअली इनका अपना पावर हाउस हुआ करता था और उससे वो बिजली जनरेट करते थे और यहाँ के प्लांट्स को चलाने में वो सक्षम भी थे। इसी बीच दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी अपने फुल फ्लेजेड स्थिति में बिहार में चालू हो गई थी, और सरकार ने ये दबाव बनाया कि आप अपनी बिजली के अलावा हमसे आपको बिजली परचेज करना है, और उस समय डीवीसी से बिजली आने लगी और धीरे धीरे इन्होंने अपने पावर प्लांट को बंद कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर दबाव था कि आपको इतना बिजली यहाँ से खरीदना है। अब बाद में बिहार की स्थिति बिगड़ी और डीवीसी के द्वारा पूरा पावर इनको मिलना बंद हो गया, जो कि एग्रीमेंट में जितना पावर था उतना मेगावाट बिजली इनको मिलती नहीं थी। तो इन्होंने बिजली का बकाया देना बंद कर दिया, और सरकार का दबाव था कि बिजली का बकाया आप दीजिए। धीरे धीरे वो अमाउंट बहुत बड़ा होता चला गया। वैसी परिस्थिति में यहाँ पे वर्कर्स में भी अनरेस्ट हुआ और वर्कर्स ने यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया। और जब स्ट्राइक हुआ उसके बाद बिजली बकाये का भी पैसा था, सरकार का भी दबाव था, कंपनी ने इसे ले ऑफ घोषित कर दिया। और ले ऑफ के थोड़े दिन बीतने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा अनरेस्ट हुआ कि वर्कर्स मैनेजमेंट के किसी को देखना नहीं चाहते थे। वैसी परिस्थिति में कंपनी के लोगों ने इसे लॉकआउट घोषित करा दिया, और लॉकआउट होने के बाद परमानेंटली कंपनी बंद हो गई। उसके बाद लॉकआउट के बाद फिर से इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक बार बिहार सरकार ने कुछ पैसा दिया। उस समय लालू जी की सरकार थी और दिया, लेकिन मुझे अफसोस ये कहने में होता है कि बिहार के पास कोई अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी, जिसके तहत किसी सिक इंडस्ट्री को, चूंकि इसको ले ऑफ लॉकआउट करने में सिक घोषित करा दिया गया, सिक घोषित कराने के बाद वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू लगाए, वैल्यू लगाने के बाद ग्लोबल टेंडर भी हुआ कि भाई से कोई दूसरा परचेज कर ले। लेकिन यहाँ पे इसके जो प्लांट्स थे वो काफ़ी ओल्ड मॉडल के थे, वेट प्रोसेस का सीमेंट था जो जमाना जा चुका था। इनके जो पेपर इंडस्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी पेपर इंडस्ट्री हुआ करती थी, पेपर इंडस्ट्री भी बंद हो चुकी थी और उसके मशीनें सब पुरानी हो चुकी थी। तो कोई भी कंपनी इन पुरानी मशीनों के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता था नए जमाने में आकर के। उस समय जब रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा मिला, उस पैसे से 2 साल करीब रिहेबिलिटेशन के बाद एस्बेस्टस इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री को चलाया जा सका। थोड़े दिन वनस्पति को भी चलाया गया, लेकिन फिर वही कमी हो गई, पैसे की कमी थी, कुछ हुआ और कोई भी उसमें आगे बढ़ के पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही थी, ना बिहार सरकार ध्यान दे रही थी। अब इसको थोड़ा सा नहीं, ये कहानी बहुत पुरानी है। अब एक तरह से सोचें कि एक प्राइवेट कंपनी का हेड था, वो चला रही थी, वो एक समय के बाद उसने कहा कि मैं असमर्थ हूँ चलाने में। कारण उसके कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि पैसे नहीं होंगे, हो सकते हैं उसके कई कारण हों। इसका सेटअप बंद हो गया। फिर 2007 में खबर मिलती है कि भारतीय रेलवे ने इस एरिया को एक्वायर कर लिया। फिर साल 2 साल में ऐसी खबरें उड़ती हैं कि लालू जी ने बोला है कि हम यहाँ रेल कारखाना लाएंगे, इस तरह की खबरें आती हैं। फिर वो कहाँ चला गया? रेल कारखाना प्रपोज्ड हुआ 2008 के बाद एंड में रेल खाना प्रपोज्ड हुआ, और उसमें ये हुआ कि हाई एक्सल बीम, कपलर और हाई एक्सल में बॉगी वगी के कारखाना यहाँ पे लगेगा। 2009 के चुनाव के पूर्व लालू जी ने इसी मैदान में आके घोषणा की कि ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगने जा रहा है। चुनाव का वर्ष था,
यहाँ के लोगों ने समझा कि सचमुच में इंडस्ट्री तुरंत चालू हो जाएगी, लेकिन वो चुनावी वायदा साबित हुआ। उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। 2014 में जब चुनाव होता है, उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा जी जीत के आते हैं, तो चूंकि इंडस्ट्री प्रपोज थी, बजट में थोड़े बहुत पैसे देके इसको जिंदा रखा गया था। एक टेंडर फ्लोट होता है 10 करोड़ रुपए का, लेकिन बजट में एलोकेशन उतने रुपए का था नहीं, लेकिन टेंडर फ्लोट हो गया था इसको रेलवे लाइन से जोड़ने का, मेन लाइन से जोड़ने का। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी हट जाते हैं मंत्रालय छोड़ करके, और फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। और रेल की तरफ से जो कुछ भी प्लानिंग बने थे, जो भी इनके मतलब यहाँ के बारे में थे, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन डाल दिया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में इसको ऐड करना अभी के समय में संभव नहीं हो पा रहा है। और ये कहते हुए इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यहाँ पे कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं था सरकार का या प्रतिनिधि जनता का कोई नहीं था जो इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठा करके केंद्र सरकार तक ले जाता। और इस इंडस्ट्री को, चूंकि आज भी प्रोजेक्ट जिंदा है, हर बजट में 1000 रुपया 2000 रुपया ऐसा डाल देते हैं लोग, ताकि प्रोजेक्ट। हाँ, मैंने मतलब हमारे एक साथी हैं राहुल, कहाँ गए राहुल, ये आज रिसर्च कर रहे थे इस बारे में, उनसे बात हुई कि हम लोग चलेंगे बात करने। इन्होंने बताया कि 2023-24 के बजट में 2023-24 के बजट में भी 1000 रुपया आवंटित किया गया इसे। इस पूरे एरिया के लिए 1000 रुपया आवंटित है प्रोजेक्ट को जिंदा रखने के लिए। प्रोजेक्ट को जिंदा। क्योंकि होता क्या, यदि आप एलोकेशन फंड का नहीं करेंगे बजट में अपने, तो फिर वो प्रोजेक्ट को डेड माना जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट जानबूझे, इसलिए गवर्नमेंट के पास आज भी ये प्रोजेक्ट जिंदा है। जरूरत है कोई एक ऐसा मजबूत नेतृत्व, ऐसा मजबूत व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री को लेकर के जो रेलवे का लगना है उसके लिए प्रयास अच्छी तरह से करे, तो केंद्र सरकार यहाँ पे इस काम को आगे बढ़ के कर सकती है। लेकिन ये बात मजबूती से वहाँ पहुँचानी पड़ेगी। मजबूती से पहुंचाने की बात आई तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। उन्होंने भी शायद अपने भाषण में इसका जिक्र किया है, लेकिन हालांकि उन्होंने रोहतास इंडस्ट्री सीधा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर क्या हब बनाने की बात हो रही है, लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात हो रही है, और सब मान के चल रहे हैं कि ये सरकार की ज़मीन है तो यही संभव होगा। हालांकि उन्होंने सीधा नाम नहीं लिया। आप यहाँ से जितने कैंडिडेट्स हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से कैंडिडेट हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो अपने भाषणों में इसका जिक्र कर रहे हैं और आज वो मंच से भी बोले। और रही बात पवन सिंह की, जिनके कारण ये पूरा एरिया हाईलाइट है आज के डेट में खबरों में है, तो उनके भी अब जो घोषणा पत्र है उनकी पार्टी का उनके उम्मीदवारी का जो घोषणा पत्र है उसमें रोहतास इंडस्ट्री का जिक्र है। मतलब एक चुनावी मुद्दा तो है, पर 2007 और 2024 हम चर्चा ही कर रहे हैं। 24 में 1000 रुपये, यही है ना आवंटित कि जिंदा रहे। 1000 रुपया आवंटित किया गया। 2007 में रेलवे ने 140 करोड़ में इसको खरीदा। 140 करोड़ के आसपास 140 करोड़ में इसको खरीदा। उसके बाद 9 में यहाँ पर यही डालमिया नगर फील्ड है, इसका स्पोर्ट्स ग्राउंड है। तो यहाँ पर यूपीए की अध्यक्ष आती है सोनिया गांधी और लालू यादव आते हैं, और सोनिया गांधी ने रेलवे कारखाना के लिए नींव रखा। लेकिन 9 में जैसे दूसरे इलेक्शन यूपीए 2 की गवर्नमेंट बनती है तो ममता बनर्जी यहाँ के रेलवे मिनिस्टर बनती हैं केंद्र सरकार की, तो वो इसको ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। 14 के इलेक्शन के बाद मोदी जी आते हैं। 15-16 में इसके लिए 432 करोड़ के आसपास इसका बाकायदा एक मसौदा बनाया गया। लेकिन उसके बाद से हर बजट में 1000-2000 रुपये आवंटित किए जाते हैं। यहाँ तक कि 15-16 में ये टारगेट दिया गया कि 2022 में रेलवे कारखाना को चालू करा देना है। अच्छा, 2022 में चालू हो जाना था। टारगेट होना चाहिए। मोदी जी का हर टारगेट ही हुआ करता था। 22 में सबको मकान मिल जाए, सबको नौकरी मिल जाए, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो 22 में टारगेट रखा गया कि ये डालमिया नगर उद्योग को रेलवे कारखाने के रूप में चालू किया जाएगा, यहाँ पर बोगियाँ बनेंगी। तो 22 में हुआ नहीं ऐसा कुछ, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 14 में उपेंद्र कुशवाहा जी जीते। उन्होंने आज का भी उनका मैंने भाषण सुना। उन्होंने बोला कि हमने प्रयास किया, बहुत सारी बाधाएं थी, ये सारी चीज़ें करने के बाद हो नहीं पाए। फिर मैंने एक और रिसर्च किया, उसमें 2021 में एनडीए के तरफ से दिल्ली से सीधा लैंड कराया जाता है शहनाज हुसैन को, जो उद्योग मंत्री बनते हैं, और वह डेहरी आते हैं। डेहरी में कुछ लोगों ने उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारी चीज़ों से अवगत कराया कि इस इंडस्ट्री की क्या स्टेटस है, क्या पहले इसकी स्थिति हुआ करती थी। तो फिर उन्होंने रेलवे मिनिस्टर से, जो श्री अश्वनी वैष्णव जी हैं, उनसे संपर्क किया और उनसे निवेदन किया कि इस पे जो भी क्लियरेंस है जल्दी करके इस काम को जल्दी शुरू कराया जाए। और राइट्स को दिया गया, ये रेलवे का एक उपक्रम है, राइट्स को दिया गया। RIT रेलवे इंडियन एंड टेक्निकल
ऐसा कुछ करके है, मुझे एग्जैक्ट फुल फॉर्म मुझे भी याद याद नहीं है इसलिए हाँ। मैं नहीं याद कर रहा। तो उसको दिया गया कि जल्द से जल्द इसको काम कराया जाए। अभी 23-24 का मैं सुबह ही बजट देख रहा था, तो रेलवे कारखाने के लिए 1000 रुपये, मुझे एक बार में लगा कि 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा तो नहीं, मात्र 1000 रुपये आवंटित किया गया है। और लोग मतलब ऑफिशियली इसको जिंदा रखा गया। इस ना अब इसको समझते हैं। ये अभी आपने अभी की स्थिति बता दी। हम जब आ रहे थे, आपकी मदद ली हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए, हमें इस एरिया का पता नहीं था। जब आप आते हैं तो ये इंडस्ट्री तो मर गया पर इलाका नहीं मरा हुआ है, इलाका जिंदा है, लोग रहते हैं। कितने फ्लैट्स हैं 2000 के आसपास? 2600 फ्लैट। 2600, और उसमें लोग रहते हैं। कौन है ये लोग? ये लोग क्या डालमिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए? कई लोग हैं, कुछ लोग किराए पर भी होंगे, कुछ लोग जो है पूर्वज जो हैं उनके थे इंडस्ट्रीज में। वैसे ही लोग ज़्यादा अधिकतर इस लोग। टाउनशिप को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि इस टाउनशिप को अपना स्कूल था, अपना हॉस्पिटल था, रेलवे ट्रैक था जो सीधे मेन लाइन से जोड़ता था रेलवे ट्रैक, और इसके अलावा कोई चीज़ जो मतलब इंडस्ट्री के लिए जितनी भी मूलभूत सुविधाएं थी वो सारी इसको थे। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थी। हाँ, ये सबसे बड़ी बात बताई। मतलब मैं मिस कर गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण आज हुआ सुअर एयरपोर्ट पे, सुअरा एयरपोर्ट पे, वो भी डालमिया इंडस्ट्री का ही था। ये तो यहाँ की कहानी बताए, सब कुछ है। इंडस्ट्री को छोड़ के सब कुछ जिंदा है। अगर आप कहते हैं कि इंडस्ट्री को छोड़ के सब जिंदा है, तो जिंदा है मगर मृत प्राण है। क्योंकि सबसे बड़ा जिंदगी के लिए अर्थ की ज़रूरत है, और अर्थ है कहाँ? जब इंडस्ट्री ही बंद हो गया तो पैसे कहाँ? और जब पैसे नहीं हैं तो सब लोग बेरोजगारी और जिस आलम में हैं। ठीक है, 2000 से ऊपर हमारे पास ये हैं, फ्लैट्स हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, मगर किस रूप में रह रहे हैं वो भी जानने की ज़रूरत है। वो सरकार को देखने की चीज़ है, और सरकार इस प्रति पूर्ण रूप से उदासीन है। और किसी भी सरकार को जब तक ये राजनीति से छोड़ करके मानवता के रूप में इसको नहीं देखेगा, तब तक यहाँ की स्थिति नहीं सुधर सकती है। जब तक सिर्फ हम राजनीति की बात करेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, उसने ये किया शिलान्यास, तो यूपीए का तो एनडीए क्यों काम करेगा? एनडीए अगर मान लीजिए आज नहीं होता है, कल यूपीए आएगा तो वो कहेगा ये तो मेरा 15 साल पुराना वादा था, अब नया हम कुछ करेंगे। तब तक नहीं हो सकता है। कोई भी यहाँ जीवित हैं, मगर उसी रूप में जीवित हैं कि 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, वो भी मजदूरी करके, लेबर बन करके। ठीक है, जो फैक्ट्री में जो इनको ये मिला क्वार्टर्स हैं, ऐसे क्वार्टर आज के मतलब लोगों को नसीब नहीं हो सकता है जैसे 1938 में बना के दिया गया। और इसके लिए सरकार को जब तक कोई भी गवर्नमेंट हो इसको पूर्ण रूप से नहीं देखेगा, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ के आदमी को कहेंगे कि जागरूक होना चाहिए। अरे जिंदा रहेंगे तब ना जागरूक होंगे। जिनको समय नहीं है, जिनको उनको वक्त नहीं है कि वो जीवित हैं, शाम में आते हैं तो वो उनके पास 400 रुपये आए कि नहीं आए, इसमें लगे हुए हैं, वो कहाँ से जीवित हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। परेशानी ये है, जब तक ये परेशानी ख़त्म नहीं होगी कुछ भी ठीक नहीं होगा यहाँ के लोगों का। और इसको कौन कर सकता है? जिसको हम चुनते हैं यहाँ। और सबके मैनिफेस्टो में तो इसका जिक्र है। मैनिफेस्टो तो ये तो मतलब जब तक हम स्वप्न बाग नहीं दिखाएंगे, सपने आपको नहीं दिखाएंगे, तब तक आप कब आइएगा? हमारी बातों को हमें वोट क्यों कीजिएगा? तो मैनिफेस्टो तो ये मेन मुद्दा रहेगा ही, बस इतना ही रहेगा। हाँ, क्या बोल रहे राहुल भाई? संदीप जी, ये 1933 में जब इसका शिलान्यास किया गया था, उस समय ये डेहरी ऑनसोन हुआ करता, डालमिया नगर एक टाउनशिप बनाया गया था। इसके पास ऑलरेडी ये डेहरी रोहतास का एक लाइन हुआ करता था, छोटी लाइन। इसका स्वामित्व दिया गया रोहतास इंडस्ट्री को। बाद में 1956-57 के आसपास में डेहरी से नासरीगंज के लिए, जो यहाँ शाहाबाद एरिया, आज रोहतास ज़िला है, पहले ये शाहाबाद एरिया हुआ करता था। शाहाबाद में बहुत ज़्यादा गन्ने का उत्पादन हुआ करता था। गन्ने की आपूर्ति के लिए एक रेलवे लाइन 26 किलोमीटर 16 मील के आसपास डेहरी से नासरीगंज के लिए एक छोटी लाइन का निर्माण किया गया जी। जो 56-57 के आसपास में बोल रहा हूँ, 56-57 में डेहरी से नासरीगंज
एक डेहरी से नासरीगंज के लिए, जो बेरकप में है, जो डेहरी से नासरीगंज गन्ने की आपूर्ति के लिए सर, गन्ने की आपूर्ति के लिए एक लाइन का निर्माण किया गया। एक लाइन डेहरी से रोहतास ऑलरेडी था, लेकिन उसके बाद उस लाइन को फिर बढ़ाया गया, फिर उस लाइन को पिपराडी तक बढ़ाया गया, रोहतास से पिपराडी तक। यहाँ स्टेशन हुआ करता था, ये डेहरी ऑन सोन से डेहरी सिटी हुआ करता था, जो आप यहाँ जो ये नहर देख रहे हैं वहाँ डेहरी सिटी। उसके बाद आपका, हाँ, उसके बाद अब आप कह सकते वहाँ पे इंदरपुरी स्टेशन हुआ करता था, तिलौथू बाजार हुआ करते थे, रोहतास हुआ करते। ये स्टेशन के एक छोटी लाइन का निर्माण हुआ करता था। उस समय 1933 में यहाँ पर सबसे पहले शुगर मिल का उद्घाटन किया गया। शुगर मिल की गुणवत्ता बढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे सीमेंट प्लांट लाया गया। यहाँ पर मैंने जो रिसर्च में पाया उसमें पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने सीमेंट प्लांट के पहले मशीन का उद्घाटन किया था। सीमेंट प्लांट का उद्घाटन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और उसके बाद पेपर प्लांट की मशीनें आई थी, डेनमार्क से आई थी। सीमेंट प्लांट की मशीनें आई थी, जापान से आई थी। और सबके कैपेसिटी बढ़ गया। शुरू में 600 टन का हुआ करता था, उसको जाकर 800 टन में तब्दील हो गया। और ये पेपर के मामले में छोटी कागज़ से लेकर बड़ी कागज़ तक, गत्ता तक बनाया करता था। और इसका ये जो पेपर होता था, मैं आपको उस समय बता सकता हूँ कि कनाडा में एक्सपोर्ट हुआ करता था, कनाडा जाता था यहाँ का पेपर। अच्छा, ये सब चीज़ें इतना कुछ बता रहे हैं, ये हम लोगों को पता चला। कितने लोगों के लिए रोजगार था यहाँ पे 84 के आसपास? 20,000 के आसपास तो यहाँ पे एम्प्लॉय थे, उनके फैमिली पेरोल वाले। हाँ, पेरोल वाले। डिपेंडेंट्स को लिएगा तो 1 लाख के आसपास उसके डिपेंडेंट्स थे। और आसपास के 50 मील की दूरी में यहाँ के डिपेंडेंट से रोजगार सब कुछ का चलता रहता है। यहाँ अभी सबसे दुखद स्थिति जो हुई है कि जो कंपनी के क्वार्टर्स हैं उसको लिक्विडेशन में रहने के चलते उसको एक साथ बेचने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। और इस भरी बरसात ठंड के समय में बाई फोर्स पूरे क्वार्टर्स को खाली कराया जाने लगा। यहाँ के लोग बहुत आंदोलित होकर के किसी तरह कोर्ट में गए। कोई भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि आकर के मजबूती से नहीं लड़ा। यहाँ की लड़ाई में पप्पू यादव ने सचमुच सबसे पहले प्रयास किया, उसके बाद सुशील सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, ये 3 ही प्रतिनिधि यहाँ आए, जिनका हम लोग को आश्वासन भी मिला और हम लोगों की थी कि कुछ कर पाएंगे। लेकिन कहीं कुछ धरातल पे लोग, यहाँ के लोग ही लड़ करके लाए और बाद में कोर्ट से किसी तरह स्टे मिला है और आज आशियाना उनका बचा हुआ है। आज की स्थिति में मैं आपसे कह रहा हूं संदीप जी कि आज की स्थिति में यहाँ के लोगों को तो पूरा का पूरे चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए था कि सिर्फ आश्वासनों के बल पे हम जी रहे हैं। पूरे डालमिया नगर और आसपास के लोगों को इस चुनाव में तो भाग ही नहीं लेना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ आश्वासन पे इतने दिनों से जिंदा हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। ये तकलीफ की बात है। जनप्रतिनिधि आने को तैयार नहीं है। आप कुछ पीछे से बोल रहे थे, आपकी आवाज़ आ रही थी। कई मुद्दे देखिए, दुख तो होता है जब आप किसी एक इंडस्ट्रियल टाउन को इस तरह ठप देखते हैं, खास करके तब जब उस राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग कहते हैं पलायन के लिए मजबूर हैं लोग। कभी उम्मीद लगती है कि कभी जिंदा होगा? क्योंकि देखिए उम्मीद पर ही है सब कुछ। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है सर, जानते हैं हम लोग। हमारे सीनियर कहीं बोल रहे थे, बालाजी वगैरह, हम लोग बहुत जूनियर हैं, अपने को ऐसा ना कहेंगे तो। लेकिन यहाँ रहने के वजह से कुछ हम लोग भी देख सुन रहे हैं, इसका बहुत अंतराल हुआ है। एक से कि यहाँ से MP विधायक गए हैं, लेकिन किन्हीं ने इस विषय बिंदु पर ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारी का समस्या आप देख रहे हैं किस तरह से देश में छाया हुआ है, उसमें कितना बड़ा इसका योगदान हो सकता है। तो अगर आप लोगों के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो, इस बात को लेकर हम कहेंगे और कहीं ना कहीं बचाने का काम किया जाए। ये जो मुद्दा अभी लिक्विडेशन का मामला जो बताया है आपको, कंपनी क्वार्टर का, ये बहुत परेशान हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट जाकर यहाँ से लड़ना किसी के बुत्ते की बात नहीं है। कैसे कैसे सब जानते हैं, बड़ा वगैरह यहाँ के रहने वाले सभी जानते हैं कैसे कैसे चंदा कलेक्शन कर करके लोग लड़े हैं। एक थोड़ा सा मिला है उम्मीद, तो जितना लोग हैं उम्मीद मिला है तो जिंदा है। दोस्त, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम समीर सिंह हुआ। समीर भाई, समीर भाई, हम लोग तो जिक्र कर रहे थे, देखिए बात है कि राहुल से भी बात हुई, हमारे मित्र हैं। यंग लोगों को इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता है कि नहीं कुछ मिल रहा है, उपाय नहीं है। ये उम्मीद में कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, पर यहाँ दुनिया तो कायम करनी नहीं है।
बिल्कुल। यहाँ तो कुछ करना है ज़मीन पे ना, क्योंकि यहाँ तो कभी कोई नेता, कभी आपने कुछ अखबार में, कभी मीडिया के ज़रिए कुछ ऐसा जाना, कुछ ऐसा पता चला कि नहीं लग रहा है कुछ ठोस हो जाएगा? बिल्कुल लग रहा है। पहले कितनी बार ये सुनने में आया कि अब रेलवे ने इसे एक्वायर किया, अब इंडस्ट्री खुलने वाली है, लोग उम्मीद करते हैं, खुश हो जाते हैं, और फिर पता चलता है कि ये तो सिर्फ चुनावी वायदा था और कुछ नहीं था। अब एक बात बताइए, किसी इंडस्ट्री को खोलने के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चाहिए होता है? आपको लैंड चाहिए जो ऑलरेडी है, रेल और रोड कनेक्टिविटी चाहिए, वो आपको यहाँ मिला हुआ है, मेन लाइन है। आपको वाटर सप्लाई चाहिए, बगल में सोन रिवर है, और भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी है। अब मोदी जी कैंपेन चलाएं मेक इन इंडिया, जो कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा। अब आपके पास ऑलरेडी इतना बना बनाया, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे उनका ध्यान क्यों नहीं गया कभी? उन्होंने वायदा भी किया यहाँ पे आके, लेकिन आगे कुछ इस पे कुछ भी एक ठोस जो कदम उठाना होता है वो नहीं किया गया। अब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद अगर कुछ नहीं किया जा सका, तो इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? आप क्या और उम्मीद कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट से कि इतना अच्छा आप अभी इस शहर का एक टूर लीजिएगा, आपके कैमरामैन को बोलिए कि पूरी मतलब इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको दिखाएं कि ये है क्या टाउनशिप। आप इस ये टाउनशिप चीज़ तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसे इलाके से आता हूँ, बरौनी है, वहाँ भी टाउनशिप है IOCL का, और उससे देखकर जो अनप्लान्ड शहर होते हैं या गांव होते हैं, उनको एक मन में एक कुढ़न होती है कि इतना बेहतरीन कैसे बन सकता है। सड़कें प्लान्ड हैं, स्कूल के लिए जगह है, पार्कों के लिए जगह, ये सब हमने आते वक्त देखा यहाँ पे, और हमें लगा कि अगर आज़ादी से पहले इतना सोचा जा सकता था, आज़ादी के आसपास सोचा जा सकता था, तो आज 2024 में क्यों? बिल्कुल, और वो भी तब जब मोदी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, और आज ऑपोजिशन उन्हें किस चीज़ पे घेर रहा है? जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आपके पास मौका है ऑपोजिशन को जवाब देने का कि हाँ भाई, यहाँ पे इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के पास ये लैंड है, ये आपके पास है, रेलवे के पास है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। अगर आप कर सकते हैं तो करके दिखाइए। कर सकते हैं तो करके दिखाइए। एशिया महादेश का पहला पीसीसी सड़क हमारे डालमिया नगर में, और सतयुग त्रेता तब द्वापर राम मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है। उनका दादाजी का नाम था हरिचंद्र। इस किला पर आप दिल्ली से आए हैं तो थोड़ा जा कर के देखिए और न्यूज़ चलाइए, सारा मोदी जी को बुलाइए। आर्यावर्त की राजधानी थी वहाँ, पूरा लोकेटेड आप ले लीजिए, यहाँ भी वहाँ भी सर। तब पता चलता है। यहाँ न सांसद छदी पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या महाबली सिंह हो, कोई यहाँ के मुद्दा नरेंद्र मोदी के पास नहीं पहुँचाया। जिला विकास विहीन हो गया है, उपेक्षित रह गया है, इसको पूरा जी दोस्त, आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार हुआ। संतोष जी, ये लोग तो बहुत मुद्दा बताए, पैसे का प्रॉब्लम है, ये है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये पिछले 15 साल या मैं 10 से 15 साल की बात करूँ, कोई एक नेता जिसको देख के लगता है इसने थोड़ा बहुत तो इसमें कोशिश की, भले उसको सफलता नहीं मिली, कोई नेता है? नहीं, कोशिश तो सर किसी ने मन से पूरा नहीं किया। चुनावी का मुद्दा जब जब आता है तो लोग बोलते हैं कि ये अब जो है वोटिंग का समय आता है तो बोलते हैं कि अभी डालमिया अब की बार चालू हो जाएगा, चालू करा देंगे। लोग यही वादा करते हैं। अभी पवन सिंह का अभी हाल में वो भी बोले कि मैं अब की चुनाव जीतेंगे तो डालमिया चालू हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी इससे पहले भी चुनाव जीते थे, वो यही बात बोले कि चुनाव हम जीतेंगे तो ये डालमिया चालू करा देंगे। आज भी हमने भाषण में गए थे प्रधानमंत्री का यहाँ सुअरा हवाई अड्डा के पास, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने बोले कि अगर मेरा चुनाव जीत जाएंगे तो ये डालमिया रेल कारखाना यहाँ चालू हो जाएगा। आज बोले हैं, लेकिन ये सब चुनावी वादा होता है, फिर आगे चल के भूल जाते हैं। 1984 से ये बंद है, और सबके मैनिफेस्टो में, सब राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में ये है कि हम आएंगे, इसको खुलवाएंगे, ये पहला मेरा काम होगा। उसमें से एक काम होता है, वो आ जाते हैं सत्ता में, बस ये नहीं खुल पाता है। बस उसके बाद सारी वही स्थिति, यथा स्थिति वही है। बल्कि यहाँ का कबाड़ था वो भी बेच दिया गया। एक छोटा रेलवे इंजन था यहाँ पे, जो एक म्यूजियम में रखने की चीज़ थी, वो भी कबाड़ के भाव में बेच दिया गया। कबाड़ के भाव में हाँ, क्या? जो कि छोटा स्टीम इंजन जो थी छोटी लाइन की, उसको यहाँ पे रखने की बात हो रही थी। बड़े शहरों में, दूसरे शहरों में जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाते हैं वहाँ लगाया जाता है, बिहार में उन्हें बेच दिया जाता है। बिहार में कबाड़ के भाव में बेच दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिहार में बेचा जाता है। ये जमीन जो है ना, आज के टाइम में वैल्यूएबल हो गया है, और जब जमीन की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो माफियाओं का नज़र अपने आप आ जाएगा। और बस यही चीज़ है जिसको कि आप किसी अंदाज में कर सकते हैं। कबाड़ी में नहीं बेचेंगे तो याद हो रहेगा
आज से 100 साल बाद भी अगर म्यूजियम में रख दिया जाएगा कि जिस जमीन पर हम बस रहे हैं, जो नए लोग बसेंगे, ये वहीं का है, तो ये समाप्त करने का भी तो एक तरीका है। इंजन वाले में हम लोगों ने प्रयास किया था, डीआरएम से हमारी बात हुई। इंजन वाले में क्या बताया आपने? इंजन को यहाँ से एक यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर लगाने के, तो डीआरएम ने कहा कि भाई आज के आज आप इसको उठवा करके वहाँ लगवाओ, हम रेलवे में अपने जगह देने को तैयार। लेकिन चूंकि ये मामला हाई कोर्ट के अंदर में था, तो हाई कोर्ट ने एक परमिशन, तब तक जब कबाड़ वालों ने ले लिया इसे बेचने के लिए, तो या तो कबाड़ वाले अपना वो सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ करके और फ्री में देते थे तब, या तो फिर कोई उसको पैसे से, कहा रेल पैसे से तो खरीदती नहीं, जबकि ये रेलवे ने लिया था। चाहती रेल तो इसको उतने को छोड़ करके भी बेच करके उसको ले आके लगा सकती थी, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया है। यहाँ डालडा फैक्ट्री भी हुआ करती थी ना? हाँ, आगे डालडा फैक्ट्री। किस ब्रांड का? झूला? हनुमान डालडा, हनुमान छाप डालडा। 8 प्रोडक्ट निकलता था इसी जगह से। 8 प्रोडक्ट, हाँ, डालडा, पेपर था, डालडा था, शुगर था, सीमेंट था, एस्बेस्टस था, इस तरीके से काफी कुछ 8 प्रोडक्ट निकलता था एक समय। ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज था। कुछ सपने पूरे होने के लिए होते हैं, कुछ सपने तल दिए जाते हैं, खासकर जब बगल में डालडा की फैक्ट्री हो और वो भी बंद, सपने तले ही जा रहे हैं। 1984 में ये फैक्ट्री, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बंद हुआ था, पूरी तरह से ठप हुआ था। फिर उम्मीद जगी 2007 में जब रेलवे ने इसे खरीदा, लगा कि रेल कारखाना बन जाएगा। पर 2024 में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो 17 साल भी बाद भी लोग उम्मीद ही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चुनावी भाषणों में है, रोहतास इंडस्ट्रियल एरिया का जिक्र होता है, डालमिया नगर का जिक्र होता है, लोग अब किस्से सुनाते हैं। स्थिति ये है कि अब इस इलाके के सिर्फ किस्से सुनाए जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ कि शायद अगली बार कोई नेता बने तो उसकी सुध लेकर इस इलाके की बेहतरी के लिए काम करे। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।